और यहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान की तबाही का दौर। कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, कि ये अब एक कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं मुलव्वस। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखें। ये किसी फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच को देखने के लिए आए हुए फैंस नहीं, बल्कि कांस्टेबल की जॉब का टेस्ट देने के लिए आए हुए 30,000 नौजवान हैं। और ये जानकर आप हैरान रह जाओगे कि तकरीबन 1700 सीट्स थी जिनको ये 30,000 नौजवान कम्पीट कर रहे थे। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है। बल्कि अगर अब मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त 100% से भी ज्यादा है तो शायद ये बात गलत ना हो। जी हाँ, आज पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो मैं उनको बताता चलूं कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है। ये बात मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुद ये बात की थी। अब इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा, अभी फिक्र न करें। समझ नहीं आ रही कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे, मैं आपको जो दिल का टुकड़ा को आपके सामने रख रहा हूँ, ये पैसे कहाँ से आएंगे मुझे, मैं आपसे। आज से चंद महीने पहले इमरान खान ने कुछ ये कहा था, अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। इस बयान पर इमरान खान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इस ग्राफ को देखें। इस वक्त इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से तकरीबन 70% ज्यादा है, लेकिन एक वक्त था जब पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से भी ज्यादा स्पीड के साथ ग्रो कर रही थी। अब इस ग्राफ को देखें, 1980s में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से भी ज्यादा था, लेकिन अब हालातों मामलात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना है। आखिर पाकिस्तान के लीडर्स ने ऐसे कौन से फैसले किए जिनकी वजह से आज पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो चुका है? आज की इस वीडियो में जानते हैं। आज से हम इस चैनल पर एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पॉलिटिक्स और बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया करेंगे। अगर आप ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। पाकिस्तान की आज की सिचुएशन को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1960 से 1980s तक पाकिस्तान की इकॉनमी इंडियन इकॉनमी से ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रही थी और उस वक्त पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम था। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है और आज पाकिस्तान का ये हाल है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। एक तरफ जहां आज के दौर में पूरी दुनिया तरक्की की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तरक्की तो दूर की बात, जीरो से भी नीचे गिर चुका है और इस वजह से पाकिस्तान आज की दुनिया से सदियों साल पीछे चला गया है। इंडिया ही नहीं बल्कि 1971 में बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के पर कैपिटा से आधे से भी कम था, लेकिन आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में भुट्टो आज भी जिंदा है और बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान बहुत पहले ही मर गया था। मेरी इस लाइन का मानी आप इन तस्वीरों का कंपैरिजन करके वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं। अब जरा इस एडवर्टाइजमेंट को देखें। ये एड 1960s में पाकिस्तान की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, जो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि अयूब खान के बनाए हुए रूल्स के बावजूद भी उस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रो कर रही थी। मिड 60s में टोटल 180 टेक्सटाइल यूनिट्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची और वेस्ट पंजाब में थे और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे। बहुत से दूसरे कंट्रीज ने भी पाकिस्तान की हेल्प करना शुरू कर दी और वो अपने प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान में लॉन्च करने लगे और पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करने लगे। और ये बात है कोल्ड वार की, जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो अमेरिका और सोवियत यूनियन में होने वाली कोल्ड वार के दौरान यूएस को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले अमेरिका की तरफ से। असल में पाकिस्तान की तबाही का दौर उस वक्त ही शुरू हो गया था जब ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ने वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा होने का फैसला कर लिया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के लिए एक अनमोल हीरे से कम नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान के जरिए किया करता था। अयूब खान के दौर में ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सी ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई, जिनके मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को अपने प्रोडक्ट्स बगैर किसी टैक्स के बेच सकता था। लेकिन जब प्रोडक्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान को भेजे जाते तो उन पर टैक्स लिया जाता था। ईस्ट पाकिस्तान वाले ये बात समझ चुके थे कि वेस्ट पाकिस्तान इन्हें डोमिनेट कर रहा है, और ये बात उस वक्त और ज्यादा मजबूत हो गई जब 1970s में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया जिसमें तकरीबन 5 लाख लोग सिर्फ एक रात में मारे गए। और उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में जनरल याह्या खान की हुकूमत थी। इन्होंने इस मुसीबत में ईस्ट पाकिस्तान की कोई खास मदद नहीं की। इन तमाम वजूहात की बिना पर 1971 में ही ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश के नाम से एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बन गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में होने वाली इस जंग की कॉस्ट तकरीबन $10 बिलियन थी। अगर 1971 में ये जंग ना होती तो आज पाकिस्तान और इसकी सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होनी थी। इसके बाद वेस्ट पाकिस्तान पर जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आ गई। इस हुकूमत ने बहुत सी कंपनीज को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इकॉनमी मजीद नीचे गिरने लगी। बहुत सी प्राइवेट कंपनीज कोलैप्स हो गईं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मुल्क को छोड़कर बाहर जाने लगे। जहां 1960s में पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही थी, वहीं 1970s में इकॉनमी तबाह होना शुरू हो गई। 1972 से 1977 तक पाकिस्तान में हर साल चीजों की कीमतों में 15% तक इजाफा होता रहा। 1977 में एक दफा फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और इस बार ये मिलिट्री कूप ज़ियाउल हक ने किया था, जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया और ठीक 2 साल बाद उसे फांसी चढ़ा दिया गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। पाकिस्तान इस वक्त हिस्ट्री के सबसे खतरनाक क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक के साथ साथ मिलिट्री का भी पूरा रोल रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही मुल्क को और पीछे करती जा रही है। हर नया आने वाला लीडर मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिम्मा दूसरे लीडर पर लगाता रहा है। हर कोई सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए इस मुल्क पर हुकूमत करता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो उनके अल्फाज पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में कुछ ये थे। अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मस्जिद को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे। यही हमारा मंशा है, हमारी और कंसिडरेशन। लेकिन जैसे ही वो पावर में आए तो ठीक सिर्फ 6 महीनों बाद समझ नहीं आ रही कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे, मैं आपको जो दिल का दुखड़ा वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आपको ये कौम से वादा करता है 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे। समझ नहीं आ रही कि ये पैसे कहाँ से। और बिल्कुल दूसरे लीडर्स की तरह शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया। पाकिस्तान में इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी कंपनी अब अपना बिजनेस पाकिस्तान में सेटअप नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करने से पहले एक मुआहिदा करती है। मिसाल के तौर पर एक करंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने उस कंपनी पर 10% टैक्स लगाया, लेकिन अचानक उस कंट्री की पावर मिलिट्री के पास आ जाती है और वो मिलिट्री उस कंपनी के ऊपर 50% टैक्स लगा देती है। तो ऐसी सूरत हाल में वो कंपनी क्या करेगी? जाहिर है वो अपने इस सेटअप को इस कंट्री से खत्म कर देगी। मिसाल के तौर पर जब श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में अटैक किया गया तो आईसीसी ने पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल मैच करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी का अच्छा ना होना था। इस तरह पाकिस्तान का इमेज और खराब हो गया। आप में से कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री सिर्फ एक मिलिट्री है, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। ये मिलिट्री एक मिलिट्री नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। काफी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक मिलिट्री मुल्क की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर और मैनेजर है। जिस मुल्क में इतना बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस एक मिलिट्री ओन करती है तो बाकी इन्वेस्टर्स इसमें कैसे और क्यों इन्वेस्ट करेंगे? पाकिस्तान को तबाह करने के सबसे
बड़े फैक्टर्स मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना और मिलिट्री का हद से ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना है। अब जरा नजर डालते हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के बाद क्या क्या हुआ। नंबर 1, IMF के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त 90% श्योर है कि वो अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई हैं। नंबर 3, इस वक्त पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स -4% है। नंबर 4, पाकिस्तान में मौजूद तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। नंबर 5, तकरीबन 30 गैर मुल्की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अब पाकिस्तान से अपना बिजनेस खत्म करना चाहती हैं। नंबर 6, सन 2022 में तकरीबन 7.5 लाख पढ़े लिखे अफराद पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में सेटल हो गए हैं। नंबर 7, प्याज के 250 कंटेनर्स, लहसुन के 104 कंटेनर्स और अदरक के 63 कंटेनर्स जिनकी कॉस्ट तकरीबन $5.5 मिलियन है। ये सब कंटेनर्स भी पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं क्योंकि अभी तक इन कंटेनर्स की एलसीज ओपन नहीं की गई। नंबर 8, इसके अलावा सोयाबीन और सरसों के बीज के कंटेनर्स भी ऐसे ही पड़े हैं। नंबर 9, अंडों की कीमत 300 रुपए दर्जन हो चुकी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत फी किलो तकरीबन 550 रुपए है और ये कीमत मजीद ऊपर जाएगी जो कि फरवरी में तकरीबन 800 या 1000 रुपए किलो तक हो सकती है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत की गफलत के बाइस कराची पोर्ट पर मौजूद सोयाबीन और कैनोला बीज से लदे बहरी जहाज की क्लियरेंस ताखीर का शिकार है, जिसके बाइस मुतादिद पोल्ट्री फार्मों समेत दीगर सनतें मुतासिर हो रही हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस गफलत की वजह से मुर्गी 1000 रुपए किलोग्राम और अंडे 500 रुपए फी दर्जन तक हो सकते हैं। नंबर 10, स्टील इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की कीमतों में तकरीबन 2,30,000 रुपए से 2,45,000 रुपए तक फी टन इजाफा हुआ है। नंबर 11, पाकिस्तान की सिर्फ 60% एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज करती हैं। अक्टूबर में इस एक्सपोर्ट में 15% और नवंबर में मजीद 25% तक कमी आई और दिसंबर में टोटल 1600 टेक्सटाइल यूनिट्स पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपनी लिमिट से भी क्रॉस कर गया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एयरलाइंस को $225 मिलियन की रकम देनी थी और वो भी अब रोक दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाली एयरलाइंस ने अपने किराए 2 गुना कर दिए हैं। नंबर 12, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास अब सिर्फ टोटल $6 बिलियन 71 करोड़ 49 लाख रह गए हैं। नंबर 13, जबकि कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ $5 बिलियन 86 करोड़ 68 लाख हैं। अभी भी जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया तो यकीनन अब तो उन्हें समझ आ गई होगी। बहुत से माहिर मौशियात के मुताबिक कोई भी मुल्क इन 2 वजूहात की बिना पर डिफॉल्ट कर जाता है। नंबर 1, जब कोई मुल्क अपने कर्जे और उन पर लगे हुए सूद को वापस ना कर सकता हो, और नंबर 2, जब कोई मुल्क अपने इंपोर्ट बिल्स को क्लियर ना कर सकता हो। अब अगर इन वजूहात और पाकिस्तान की इकानमी को देखा जाए, ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान इस वक्त 98% डिफॉल्ट हो चुका है। आज पाकिस्तान जिन भी क्राइसिस से गुजर रहा है उनकी सिर्फ एक वजह है और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में टोटल 30 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ 19 प्राइम मिनिस्टर ही आए हैं। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिक्स को छोड़कर मुल्क की इकोनॉमी पर गौर किया जाए, उसको ग्रो करने के लिए कोई प्लान बनाए जाए। अगर यही सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो सॉरी टू से कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाकिस्तान की इस सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो उसके बारे में भी कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस सीरीज का पहला एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल M2 डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।